Subscribe to Himanshu Arya tutorial and click on the bell icon to never miss an update. हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं हिमांशु और देखो आज के इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में ना हम लोग एक्चुअली जो रेस्पिरेशन पढ़ रहे थे ह्यूमन का, उसका सेकंड पार्ट देखेंगे। पहला पार्ट आपने देख लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लोगे या आई बटन पे क्लिक करके वहाँ पे मैं लिंक डाल देता हूँ प्रीवियस वीडियो का, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। क्लियर है ना। तो देखो यहाँ देखना, हम देखेंगे आज। देखो बेसिकली हम आज पढ़ेंगे क्या, पहले इस बात को समझ लो। देखो हमने देख क्या लिया है। हमने जब ह्यूमन का रेस्पिरेशन शुरू किया तो हमने शुरू किया कहाँ से, तो हम याद करो, हमने पहले उसको पढ़ने के पहले स्टेप्स देख लिया था कि किस तरीके से हम फॉलो करेंगे, किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, उसे हमने देख लिया था। उसी को फॉलो करते हुए हमने ह्यूमन का केस में देखा। अब हम ह्यूमन का देख रहे हैं, अभी 2-3 क्लास ह्यूमन का ही चलेगा। क्लियर है ना। अब देखो ध्यान से समझना, इसमें हमने देखा क्या था कि हमने सबसे पहले तो ब्रीदिंग देखा था, ब्रीदिंग देख लिया था। उससे भी पहले हमने पाथ देखा था कि किस रास्ते से होके जाएगा ये एयर। ठीक है। उसके बाद हमने ब्रीदिंग में इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन देखा था, किस तरीके से हवा आएगा या जाएगा, वो पहला और लास्ट स्टेप। ठीक है ना। अब देखो हमने जब एयर को इनहेल कर लिया तो वो लंग्स तक ऑलरेडी पहुंच गया है। अब उसका क्या होने वाला है, एल्वियोली के पास एक्सचेंज होने वाला है और फिर टिश्यू के पास एक्सचेंज होगा। तो आज के बेसिकली क्लास में इन्हीं दो चीज़ों को देखेंगे। उसको देखने के पहले देखो पीछे का कुछ टॉपिक था, एक्चुअली सिलेबस में नहीं है, फिर भी हमें थोड़ा सा समझ लेना है। बस एक्स्ट्रा चीज़ें मैं बतला रहा हूँ, ध्यान से देखोगे। वो चीज़ें क्या है ना कि जैसे वो एक नॉर्मल, बस एक मतलब इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे, कि हम जो नॉर्मली जब इंस्पिरेशन करते हैं नॉर्मल, यानी रेस्टिंग पोजीशन में, यानी कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे हैं उस तरह का हार्ड एंड फास्ट। ठीक है। हम बस आराम से बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं। ठीक है ना। इस कंडीशन में है। ठीक है। मैं अभी भी नॉर्मली मैं अपनी बात करूँ तो रेस्टिंग कंडीशन में ही हूँ, बस थोड़े बहुत फिजिकल एक्टिविटीज़ हो रहे हैं। तो नॉर्मल कंडीशन में जो एक ह्यूमन एडल्ट होता है नॉर्मल, वो क्या करता है ना, जो इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन करता है ना, उसका जो वॉल्यूम होता है वो लगभग 500 मिलीलीटर के बराबर होता है। ठीक है। उसे हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। याद रखोगे, या सिंपली याद रखो कि नॉर्मल कंडीशन में जो इंस्पिरेशन होता है या एक्सपिरेशन होता है, इसका जो वॉल्यूम होता है वो लगभग 500 ml होता है। यानी देखा जाए तो हाफ लीटर हुआ। ठीक है ना। 0.5 लीटर, ml का मतलब अगर इसे लीटर में चेंज करोगे तो 0.5 लीटर होगा। आ रहा समझ में। अब देखो, अब दूसरा केस है कि कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, ज़बरदस्ती सांस लेते हैं। यानी कि एक तो नॉर्मल ले लिए, ऊपर से और भी एक्स्ट्रा एयर हम इनहेल करना चाह रहे हैं। ठीक है ना। तो अगर हम एक्स्ट्रा एयर इनहेल करना चाह रहे हैं तो वो क्या होगा, जो एक्स्ट्रा एयर हम इनहेल करते हैं, यानी उसे हम क्या बोलेंगे, फोर्सफुल इंस्पिरेशन। ठीक है ना। तो दूसरा देखो, फोर्सफुल इंस्पिरेशन, इसको बोलते हैं एक्चुअली हम एक इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है ना। तो बाद में वो सब टर्म्स को देख लेना, आप नॉर्मल याद रखो कि फोर्सफुल इंस्पिरेशन जब हम करेंगे तो इस केस में क्या होता है कि लगभग 2500 से 3000 ml, यानी कि 2.5 लीटर से 3 लीटर तक एयर जो होता है वो हम इनहेल करते हैं। कब, जब हम फोर्सफुल करें। फोर्सफुल मीन्स एक तो नॉर्मल सांस ले रहे हैं, उसके बाद एक्स्ट्रा खींच रहे हैं एयर को। ठीक है ना। ज़बरदस्ती फोर्स लगाकर, तो फोर्सफुल इंस्पिरेशन हो गया। ये समझ रहे हो। अब देखो तीसरा केस जो होगा वो होगा हमारा फोर्सफुल एक्सपिरेशन। यानी कि जब हम सांस छोड़ते हैं ना, तो एक तो नॉर्मल छोड़ रहे हैं 500 ml, उसके बाद बोलेंगे नहीं हम चाह रहे हैं ना जो भी है सब निकाल दें। ठीक है। यानी ज़बरदस्ती हवा निकाल रहे हैं बाहर। सो दैट इज़ इक्वल टू 1000 टू 1100 ml, यानी 1 लीटर से 1.1 लीटर तक। क्लियर है। तो ये हो गया। अब देखो, जब हम फोर्सफुल एक्सपिरेशन कर रहे हैं, इसके बावजूद भी हमारे लंग्स में ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एयर बचा रह जाता है, जिससे आप नहीं निकाल सकते हो जब तक कि आप मर नहीं जाते हो। ठीक है। ये याद रखोगे। एंड दैट इज़ इक्वल टू, तो यहाँ देखो याद रखना, यानी कि उसे हम बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल, और ये होता है लगभग
ये हो गया था आपका 1100, तो ये हो जाता है लगभग 1100 से 1200 ml, ठीक है ना। ये आप नहीं निकाल सकते, यानी ये आप क्या क्या बोल रहे हैं इसे हम, कि फोर्सफुल एक्सपिरेशन करने के बावजूद भी ये एयर हमारे लंग्स में बचा रह गया। सो दिस इज रेसिडुअल वॉल्यूम। ये हमारा जो हो गया, ये हो गया टाइडल वॉल्यूम, ये हो गया हमारा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है ना। ये हो गया हमारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और ये हो गया हमारा रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है ना। चाहो तो इसे आप जल्दी से लिख लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो गया टाइडल वॉल्यूम 500 ml, जो नॉर्मल सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो ज़बरदस्ती सांस ले रहे हैं, फोर्सफुल इंस्पिरेशन अंदर ले रहे हैं, 2500 से 3000। इसके बाद फोर्सफुल एक्सपिरेशन अगर कर रहे हैं तो 1000 से 1100, और जो इसके बावजूद भी जो बच रहा है, ठीक है ना, वो 1100 से 1200। आपने देखा होगा कि अक्सर जो बच्चे पैदा होते हैं ना शुरू शुरू में, वो रोते हैं, और उनका रोना ना इवन अच्छा माना जाता है, ठीक है। नहीं रोते हैं ना तो इवन उनको रुलाया जाता है मार पीट के, मतलब जैसे भी हो, आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में, ठीक है ना। तो देखो होता क्या है उस केस में, थोड़ा सा समझोगे। देखो क्या हो रहा है, बच्चा जब पेट में होता है माँ के यूट्रस में, तो वहाँ क्या हो रहा है कि उसका जो भी रिस्पिरेशन है वो तो चल ही रहा है, लेकिन वो जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी गैसेस का एक्सचेंज होना है ना, जो भी यूज़ होना है, वो सब मदर से कनेक्टेड है। वो जो अम्बिलिकल कॉर्ड कनेक्टेड है, प्लेसेंटा से कनेक्टेड है, सब उसी के थ्रू हो रहा है। इसे बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जब ये बच्चा इन्वायरमेंट में आ जाता है तो देखते हो ना, उस अम्बिलिकल कॉर्ड को कट कर दिया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद का क्या है कि इसका मदर के साथ कोई कनेक्शन रहा नहीं, तो कनेक्शन नहीं रहा तो क्या होगा, अब इसे खुद का रिस्पिरेशन करना पड़ेगा, यानी खुद से ब्रीदिंग वगैरह सब कुछ चालू करना पड़ेगा इसे। और क्या होता है, उसके जो पाथ होते हैं ना, जो मैंने पाथ पढ़ाया था पीछे, नेजल चैम्बर, नोजल, नोज, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, इंटरनल नॉस्ट्रिल, ट्रैकिया, फेरिंग्स, लैरिंग्स, सब अंदर तक चले गए थे हम, एल्वियोली तक। ये सारे क्या होते हैं ना, ब्लॉकेज फॉर्म में होते हैं, यानी कि ब्लॉक्ड होते हैं। तो जब वो पहली बार सांस लेता है फोर्सफुली, है ना, प्रेशर के साथ, तो क्या होता है कि वो सारे जो ब्लॉक्ड एरिया होते हैं ना, वो ओपन होते हैं अचानक से, और वो ओपन होने के केस में ना, वहाँ पे मतलब पेन करता है, ठीक है। और वो पेन की वजह से ही बच्चा रोता है, जिसे एक अच्छा साइन माना जाता है। भले ही उसे पेन कर रहा हो, वो रो रहा हो, लेकिन इसके बावजूद देखा जाए तो वो एटलीस्ट अपना रेस्पिरेशन तो शुरू कर लिया ना। सो दिस इज़ ए गुड साइन एक्चुअली, है ना। तो यही होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये सब चीज़ें आपने देख ली होगी। अब देखो हम देखेंगे, टॉपिक्स को देखेंगे, आगे बढ़ाएंगे। ये सब थोड़ा सा एक्स्ट्रा था, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ते रहेंगे हम लोग, क्योंकि ये सब चीज़ कभी कभी पूछ देता है ना। पिछले साल शायद एनटीएससी में कोई क्वेश्चन पूछ रखा था इस पे, है ना, मुझे याद आ गया इसलिए मैंने इसे बता दिया। अदरवाइज सिलेबस का नहीं है, अगर आपको ये याद नहीं भी रहता है कोई लोड नहीं लेना है, ठीक है, लेकिन याद रखना है। चलो नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं अब हम लोग। तो आज का टॉपिक है हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। किस गैसेस का एक्सचेंज करना है, तो याद करो, मैंने पिछले लास्ट क्लास में लिखा था एक जाते जाते मैंने पॉइंट, कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर विच इज एंटरिंग इनटू द लंग्स। उसका कैरेक्टर देख लिया था, अब उस एयर का कैरेक्टर हमने देख लिया ऑलरेडी, मॉइस्चराइज कर लिया था उसे, टेम्परेचर मेंटेन कर लिया था, डस्ट फ्री कर लिया था, जर्म्स फ्री कर लिया था, है ना, सब चीज़ों से फ्री करके, और फाइनली उसे पहुंचाया था लंग्स में। अब देखेंगे इसका लंग्स में जाने के बाद होगा क्या, क्योंकि लंग्स में जाना इज़ नॉट इनफ, उसे बॉडी तक जाना है, बॉडी के एक एक सेल तक जाना है, क्योंकि रेस्पिरेशन का जो एक्चुअल प्रोसेस है दैट इज सेलुलर रेस्पिरेशन। यहाँ देखो मैंने लिख रखा है सेलुलर रेस्पिरेशन, तो ये कहाँ होगा, तो सेल में होगा। तो अभी इसे सेल तक पहुँचाएंगे हम, तो इसे देखो सेल तक कैसे पहुँचाते हैं, बस आप देखते रहना। इट अकर्स एट द एल्वियोली, कहाँ होगा, सबसे पहले तो एल्वियोली लेवल पे होगा, फिर आगे हमारे सेलुलर लेवल पे भी होगा। द फ्रेश एयर एंटरिंग द लंग्स हैज़ हायर कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। देखो ये सब चीज़ मैंने बता रखा है, ठीक है ना, आप समझते चलोगे। एल्वियोली के, देखो ध्यान से देखना, द फ्रेश एयर जो लंग्स के पास पहुंच रहा है उसके पास ऑक्सीजन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का कंसनट्रेशन कम है और ऑक्सीजन का कंसनट्रेशन ज़्यादा है। यानी देखा जाए तो, देखो मैं इसे थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ, आपने लिख लिया होगा, देखोगे। अगर मैं बात करूं, लंग्स की बात करूं, है ना, तो लंग्स के केस में क्या है, एयर आ रहा है इन्वायरमेंट से, तो इसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज मतलब कंसंट्रेशन ज़्यादा है,
एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड, यानी इसका कम है। लेकिन जो ब्लड है बॉडी लेके आ रहा है, इसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम है। क्यों? क्योंकि ब्लड को तो यूज़ कर लिया होगा ना बॉडी ने रेस्पिरेशन में ऑब्वियसली, और बनाया क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा है। अब इन दोनों में एक्सचेंज होगा, तो एक्सचेंज होगा तो देखो क्या होगा, एज ए रिजल्ट ऑक्सीजन डिफ्यूजेस फ्रॉम एल्वियोलर एयर। ये देखो, ये लंग्स है यानी एल्वियोलर एयर से चला जाएगा ब्लड में। देख लो, एल्वियोलर एयर टू द ब्लड प्रेजेंट इन कैपिलरी, ये ब्लड कैपिलरीज में प्रेजेंट है। मैंने पिक्चर भी दिखाया था कल, एक मिनट देखोगे ध्यान से, मैंने पीछे दिखाया भी था कि इस तरीके से मान लो ऐसे एल्वियोली था और यहाँ पास में हमारा ब्लड कैपिलरीज था। क्लियर है ना? तो इन सब चीज जगहों पे डिफ्यूज़न करवा रहे थे ना हम। क्लियर है? तो यहाँ पे देखना, तो ये आप समझ गए। तो यहाँ पे हुआ क्या, एल्वियोलर एयर से डिफ्यूज़ कर गया कौन? ऑक्सीजन ब्लड में, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से ऑक्सीजन में चला गया। क्लियर है ना? ऑल्सो CO2 डिफ्यूजेस फ्रॉम ब्लड टू एल्वियोली, ब्लड से एल्वियोली यानी लंग्स में चला गया और फाइनली बाहर चला जाएगा, यानी एक्सपीरेशन। ठीक है, यहीं से रिलेटेड है। नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर दिस द O2, अब देखो बाहर जो चला गया उसको जाने दो, वो तो इन्वायरमेंट में चला गया, दैट इज द लास्ट स्टेप। हम इस ऑक्सीजन का देखेंगे, ठीक है ना? इस ऑक्सीजन का देखेंगे अब क्या करना है, इसे कहाँ लेके जाएंगे हम। तो इसे लेके जाना है कहाँ? हमारा टारगेट है इसको लेके जाना सेल तक, ताकि क्या कर सके? सेलुलर रेस्पिरेशन। तो अब देखो इस ऑक्सीजन को क्या करेंगे? इज ट्रांसपोर्टेड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ बॉडी विद द हेल्प ऑफ ब्लड। ब्लड में भी कौन? हेमोग्लोबिन। मैंने हेमोग्लोबिन के भी बारे में बताया था। हेमोग्लोबिन को अगर तोड़ो तो हीम और ग्लोबुलिन प्रोटीन, और हीम इज़ द आयरन पार्ट। मैंने एनीमिया का केस भी समझाया था, अगर आपको याद नहीं है तो पिछला लेक्चर जरूर देखोगे। ठीक है, तो यहाँ देखो ध्यान से, तो हेमोग्लोबिन के केस में क्या है, एक हेमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो ये हेमोग्लोबिन अब क्या करेगा? इसे कैरी करके कहाँ पहुँचा देगा? सेल तक। अब जब सेल तक पहुँच गया, सो हेयर कम्स अवर नेक्स्ट स्टेप, दैट इज सेलुलर रेस्पिरेशन। अब हम लोग देखेंगे कि सेल के अंदर क्या हो रहा है, और बेसिकली देखा जाए ना तो रेस्पिरेशन में यही तो इम्पोर्टेंट स्टेप है, जो मेन स्टेप है रेस्पिरेशन का वो यही है। अभी तक हम लोगों ने ना बस इसका प्रिपरेशन किया, हमें देखो करना क्या है, सेल के अंदर रेस्पिरेशन करवा के ऑक्सीडेशन करवाना है ग्लूकोज का, फाइनली एनर्जी को प्रोड्यूस करना है। लेकिन उसकी जितनी भी ज़रूरतें हैं पहले उसे पूरा तो कर लें, तो बस उसी का अभी तक प्रिपरेशन कर रहे थे। जो भी ब्रीदिंग देखा हमने, एक्सचेंज देखा हमने, ट्रांसपोर्टेशन देखा हमने, सबने मिलजुल कर इसका प्रिपरेशन किया। और यहाँ हेयर कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप। अब इसको ध्यान से समझोगे और जो क्वेश्चंस बनेंगे ना वो यहीं से बनेंगे। ठीक है, देखना ध्यान से। सो इट इज़ द एक्चुअल बायोकेमिकल प्रोसेस। देखो रेस्पिरेशन का डिफिनीशन में भी मैंने बायोकेमिकल प्रोसेस यूज़ किया था। सो दिस इज द एक्चुअल बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज ही ऑब्वियसली टूटेगा इनसाइड द सेल विथ लिबरेशन ऑफ एनर्जी। क्या निकलेगा? एनर्जी, यानी ATP। एनर्जी की बात किसकी कर रहे हैं हम? तो ATP की बात कर रहे हैं। क्लियर है? अब देखोगे ध्यान से, इसमें भी 2 टाइप के होते हैं। ये जो हो गया सेलुलर रेस्पिरेशन, ये 2 टाइप के हो गए, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब देखो क्या इसे पढ़ेंगे कैसे हम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है? उसके बाद फिर हम एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। अब एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होगा, इन सभी चीज़ को एक एक करके देखेंगे। तो आप क्या करो, इसे जल्दी से लिखो, फिर मैं मिलता हूँ एरोबिक रेस्पिरेशन के साथ। ठीक है ना? तो देखोगे बच्चों, अब हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन देखने जा रहे हैं। ठीक है ना? अब देखना ध्यान से, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में थोड़ा सा डिफरेंस आप ये ज़रूर याद रखोगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, यानी एनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन वहाँ प्रेजेंट होना चाहिए। लेकिन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें ना तो वहाँ मतलब यूँ कहो कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में वहाँ एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन तो हम बाद में देख लेंगे, पहले देख रहे हैं हम एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ध्यान से देखना, इट इज़ अ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये समझ में आ रहा है आपको? एरोबिक रेस्पिरेशन भी अब आगे जाके 2 स्टेप में होगा कंप्लीट। ध्यान से देखना, एरोबिक रेस्पिरेशन आगे जाके 2 स्टेप में कंप्लीट होगा। पहला स्टेप जो है वो है ग्लाइकोलाइसिस। और ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा स्टेप है जो कॉमन है एरोबिक और एनारोबिक दोनों के लिए। ठीक है ना?
याद रखोगे ग्लाइकोलाइसिस जो है, जिसे हम ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं, ये 3 साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है ना, इम्बेडेन, एक मॉल्फे थे शायद, एक पारनास थे, है ना, मैं बीच वाले का नाम भूल रहा हूँ, चलो कोई नहीं। तो ये ग्लाइकोलाइसिस क्या है, तो ये एक पहला स्टेप है एरोबिक रेस्पिरेशन का, या यूं कहो एनएरोबिक रेस्पिरेशन का भी, दोनों का ही नाम है। क्लियर है ना। आगे देखना, इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन विच इज कॉमन टू बोथ, दैट इज एरोबिक एज वेल एज एनएरोबिक। समझ में आ रहा है आपको। अब ये होगा कहाँ, साइटोप्लाज्म में। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इससे क्वेश्चन पूछेगा। ग्लाइकोलाइसिस यानी जो पहला स्टेप है रेस्पिरेशन का, एरोबिक का या फिर एनएरोबिक का, दोनों का, वो कहाँ होगा, तो साइटोप्लाज्म में होगा। लेकिन सुनो, इसके बाद अगर ऑक्सीजन का प्रेजेंस रहा तो फिर अगला रिएक्शन जो होगा, यानी दूसरा जो स्टेप होगा, वो चलेगा माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है ना। और ऑक्सीजन का प्रेजेंस रहा, दैट इज एरोबिक की बात कर रहे हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया में चलेगा दूसरा स्टेप, दैट इज कॉल्ड क्रेब्स साइकिल। ठीक है। और अगर यहीं पे ऑक्सीजन की कमी रही, ठीक है ना, ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं रहा, तो अगला स्टेप भी ना नॉर्मली साइटोप्लाज्म में ही चलेगा। ठीक है ना। और यहाँ पे क्रेब्स साइकिल फिर नहीं होगा। आ रहा है समझ में। तो देखोगे यहाँ पे हो क्या रहा है, ध्यान से देखना, बस प्रोडक्ट याद रखना है हमें। ये देखो ग्लूकोज है, ग्लूकोज को फाइनली बदला गया C3H4O3, जिसे हम पाइरुवेट बोलते हैं। और देखो ग्लूकोज में कार्बन का नंबर देखो कितना है, 6। पाइरुवेट में कार्बन का नंबर कितना है, 3। बैलेंस करके रखना है ना हमें कार्बन के नंबर को, जैसे फोटोसिंथेसिस में हमने बैलेंस किया था, याद करो, है ना। तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए इसके कितने मॉलिक्यूल बनाने होंगे, 2 मॉलिक्यूल। सो याद रखोगे कि ग्लाइकोलाइसिस के केस में क्या होता है, ग्लूकोज यानी 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज गेट्स कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट। ये याद रखोगे आप। ग्लाइकोलाइसिस के केस में क्या हो रहा है, ये एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 2 पाइरुवेट के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है, और इसमें यूज क्या हो रहा है, तो 2 NADP प्लस यूज हो रहे हैं, और ये बदल किस में रहा है, NADH में। क्लियर है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं, और 2 ADP के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुट रहे हैं, और बन क्या रहा है, तो ATP। तो एक चीज़ और याद रखोगे कि ग्लाइकोलाइसिस में कितने ATP बनते हैं, तो 2 ATP। इंपॉर्टेंट, ग्लाइकोलाइसिस में देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 2 ATP। ग्लाइकोलाइसिस के केस में कितने ATP बनेंगे, 2 ATP बनेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। 2-3 पॉइंट फिर से मैं बोल देता हूँ इंपॉर्टेंट। ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना चाहिए, पहला स्टेप है एरोबिक का भी एनारोबिक का भी ग्लाइकोलाइसिस। होगा कहाँ, साइटोप्लाज्म में होगा। क्लियर है ना। अब दूसरा चीज़ देखो ध्यान से, इसमें यूज़ क्या हो रहा है, NADH और ADP को कन्वर्ट किया जा रहा है ATP में, यानी 2 ATP बन रहा है। तो कितने ATP बनते हैं, 2 ATP और 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट। यानी अगर इंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस पूछा जाए तो 2 ATP और 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट। और पता है एनारोबिक के केस में ना बस इतना ही होता है, यही 2 ATP बन के रह जाता है, इसके बाद का ATP बनता ही नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ और याद रख लेना कि अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन जब पढ़ाएंगे तो वहाँ अगर फाइनल प्रोडक्ट पूछेंगे कि कितने ATP बने, तो 2 ATP बोलोगे, सिर्फ और सिर्फ 2 ATP। लेकिन एरोबिक के केस में देखो अभी दूसरा स्टेप हमारा बाकी है। तो दूसरा स्टेप देखो क्या है, क्रेब्स साइकिल। ठीक है ना। तो क्रेब्स साइकिल में देखो, इट इज द बायोकेमिकल पाथवे यूज्ड टू जनरेट एनर्जी थ्रू ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल को ए। एक ये समझ लो एक इंजाइम है ना, एसिटाइल को इंजाइम ए इसको बोलते हैं। ठीक है। इसका देखो केमिकल फॉर्मूला कितना बड़ा सा है, इसे याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है ना, मुझे भी याद नहीं है। आगे देखो, क्रेब्स साइकिल टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑफ यूकैरियोटिक सेल एंड साइटोसोल। साइटोसोल समझते होगे आप, साइटोसोल जो फ्लूइड प्रेजेंट है ना सेल में, जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसी को साइटोसोल बोल रहे हैं। तो साइटोसोल में होता है क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, याद रखोगे आप। तो वहाँ साइटोसोल में हो रहा है, और यूकैरियोटिक सेल समझते हो ना एडवांस वाले सेल, तो वहाँ पे किस में हो रहा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। यानी कि ये जो पाइरुवेट है ना, ये पाइरुवेट इंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है। और समझ में। और फाइनली वहाँ एसिटाइल को ये प्रोड्यूस होगा, या वहाँ है ऑलरेडी, और फिर वहाँ आगे के रिएक्शंस चलेंगे, और वो रिएक्शन हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है। वो रिएक्शन अगर मैं यहाँ पढ़ाना शुरू कर दूँ तो फिर ये पूरा 11th हो जाएगा, तो वो आप 11th में पढ़ लोगे। ठीक है ना। जब आप पढ़ोगे रेस्पिरेशन,
ठीक है। तो यहाँ पे हम उसे बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे, अगर फिर भी ज़रूरत पड़ती है तो मैं किसी दिन अलग से उसका वीडियो डाल दूंगा, लेकिन यहाँ पे हम बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, हम बहुत ज़्यादा हाई लेवल नहीं जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे समझो अब फाइनली क्या हो रहा है यहाँ पे, तो मैकेनिज्म देख लो, बस सीधा सा मैंने 2 लाइन में ख़त्म कर दिया है। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट जो कहाँ बना है, ग्लाइकोलाइसिस में, और 2 एटीपी भी बने, याद रखना। Produced during glycolysis passes into mitochondria where acetyl CoA is produced, acetyl CoA वहाँ बनेंगे, और the acetyl CoA अब ये क्रेब साइकिल में इंटर कर जाएगा और फिर वहाँ पे सीरीज ऑफ रिएक्शन चलेगा। देखो साइकिल जैसे ही आया ना, जैसे पीछे आया था कैल्विन साइकिल, तो कैल्विन साइकिल के केस में क्या था, पूरा साइकिल चल रहा था, ढेर सारे रिएक्शंस चल रहे थे, वहाँ तो हम लोगों ने पढ़ भी लिया था थोड़ा सा, है ना। यहाँ बिल्कुल नहीं डिटेल करेंगे हम इससे ज़्यादा, अगर ज़रूरत पड़ा तो अलग से करेंगे हम। तो एसिटाइल को ए इंटर्स इनटू क्रेब साइकिल में इंटर किया, और वहाँ पे फिर फाइनल रिजल्ट बनेगा, वहाँ सीरीज ऑफ रिएक्शंस टेक्स प्लेस एंड एज ए रिजल्ट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। अब देखो अगर मैं इसे रिएक्शंस के फॉर्म में लिखना चाहूँ, इसे जल्दी से नोट करोगे आप, है ना। मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। अगर मैं इस एरोबिक रेस्पिरेशन को रिएक्शन के फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ, है ना, तो देखो कैसे लिख पाऊँगा मैं, एकदम बहुत ही आसान है। देख लो C6H12O6 हमने यहीं से शुरू किया था, आपको पता है। सबसे पहले तो ग्लाइकोलाइसिस हुआ था, एक्चुअली हम पूरा ही स्टेप को लिख रहे हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन के ना पूरे स्टेप को लिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ था, तो ग्लाइकोलाइसिस हुआ था, कहाँ हुआ था, तो साइटोप्लाज्म में हुआ था, साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस हुआ था। प्रोडक्ट क्या बना था, 2 मॉलिक्यूल ऑफ C3H4O3, ये कन्वर्ट हुआ। अब देखो क्या होगा, ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ C3H4O3 अब माइटोकॉन्ड्रिया में जाके इसका रिएक्शन होगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेजेंस चाहिए, ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट है, क्लियर है ना, याद रखोगे ऑक्सीजन प्रेजेंट है। यहाँ भी इवन ए लिटिल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। अब देखो यहाँ जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो यहाँ फाइनल रिजल्ट जो बनता है ना हमारा, वो बनता है CO2 प्लस H2O प्लस 38 ATP। अब देखो ये 38 ATP कहाँ से आया, तो ध्यान से देखोगे ग्लाइकोलाइसिस के केस में 2 ATP बने थे, और क्रेब साइकिल के केस में ना टोटल 36 ATP बनते हैं। तो अगर सेपरेटली आपसे पूछे तो आप यही याद रखोगे, क्रेब साइकिल में 36 ATP, ग्लाइकोलाइसिस में 2 ATP। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में तो ये दोनों ही स्टेप हो रहे हैं ना, तो जब दोनों स्टेप हो रहे हैं तो कितने ATP बनेंगे, 38 ATP बनेंगे। लेकिन अगर किसी ने पूछ दिया अलग से किस एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, तो आपको ये सब पहले से पता है। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन देखो पढ़ने के पहले ही उसके सारे इन्फॉर्मेशन पता हो गया हमें। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में, टोटल का टोटल साइटोप्लाज्म में होगा। कितने एटीपी बनेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ 2 एटीपी बनेंगे। ऑक्सीजन का प्रेजेंस चाहिए या नहीं, तो एक्चुअली वहाँ थोड़ा बहुत ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, लेकिन हम उसे ना के बराबर मानते हैं, तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में वो होगा, क्लियर है। तो यहाँ तक आपका एरोबिक रेस्पिरेशन क्लियर हो गया है, जल्दी से इसे नोट करोगे, ठीक है ना। देखोगे आगे यहाँ पे, तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन आपको लगभग पता चल गया होगा अब तक कि क्या होने वाला है यहाँ पे। तो सबसे पहले देख लो, डिफिनीशन देख लो, ये रेस्पिरेशन का वो मोड है जो कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा, क्लियर है ना। आगे देखना, ये जो बहुत सारे लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वहाँ पे इसका प्रोसेस चलता है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, ईस्ट हो गया, इन सब चीज़ों में। साथ ही साथ एक हायर ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमन की बात करें, तो उस केस में भी कभी कभी एनाएरोबिक रेस्पिरेशन चलता है, और वो भी सर्टेन टाइप ऑफ सेल में, और वो है हमारा मसल सेल। हमारे जो मसल सेल्स होते हैं ना, मसल सेल्स, वहाँ पे एनाएरोबिक रेस्पिरेशन चलता है, लेकिन वो भी सर्टेन कंडीशन में। और वो कंडीशन क्या है, तो ड्यूरिंग वाइग्रस एक्सरसाइज, यानी बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं ना, या फिर एक्सरसाइज का मतलब यहाँ सिर्फ एक्सरसाइज ही नहीं है, अगर मैं बहुत ज़्यादा बोल भी लूँ ना, तो फिर जो मसल सेल्स इन्वॉल्व्ड है बोलने में, वहाँ पे एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हो जाएगा। अगर मैं बहुत ज़्यादा दौड़ लूँ ना, तो जो मसल सेल्स दौड़ने में इन्वॉल्व है, वहाँ पे एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें होती है, क्लियर है। आगे देख लेना, ये पूरा का पूरा प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होने वाला है। द प्रोसेस इंटायरली टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। और ये भी शुरू कहाँ से होगा, ग्लाइकोलाइसिस से, ये आपको पता है। यहाँ पे एनर्जी कितने बनेंगे, तो 2 ATP बनेंगे। यहाँ पे कितने एनर्जी बनेंगे, तो ओनली 2 ATP इज प्रोड्यूस्ड,
ये मैंने आपको पीछे बता दिया था। कितने एटीपी बनेंगे? तो 2 एटीपी ही बनेंगे, ठीक है ना। तो एरोबिक रेस्पिरेशन सही है हमारे लिए या एनएरोबिक रेस्पिरेशन? ऑब्वियसली एरोबिक सही है, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी का प्रोडक्शन क्या है, ज़्यादा है एनारोबिक के मुकाबले। अब देखो अगर मैं रिएक्शन देखूं तो देखो हमें 2 रिएक्शन पढ़ने हैं और ये दोनों पूछ देता है एग्ज़ाम में, ठीक है। एग्ज़ाम में क्या पूछेगा वो भी मैं लास्ट में बता दूंगा। एनसीईआरटी में ना एक फ्लो चार्ट दे रखा है, आप देखना बुक खोल के, एक फ्लो चार्ट दे दिया है जिसमें मैंने जितना भी पढ़ाया ना आज पूरा प्रोसेस, उसको बस एक फ्लो चार्ट में ही लिख दिया है उसने, ठीक है। तो आप उस फ्लो चार्ट को देखोगे और उस फ्लो चार्ट को ना समझने की कोशिश करना। उसमें वैसे कुछ समझने का नहीं, इसी रिएक्शन को ना शॉर्ट करके लिख दिया वहाँ पे, देखोगे उसे, आप ज़रूर देखोगे, ठीक है। और उसे आप ज़रूर समझ लोगे और एग्ज़ाम में अगर आए ना तो अगर उसे लिखते हो तो फिर बहुत अच्छा है। यहाँ पे तो हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा बस पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मैं भी कोशिश करूँगा वो जो भी वो फ्लो चार्ट है ना मैं यहाँ पे बना दूँ इसके बाद। चलो देखना, फिलहाल हम नॉर्मल रिएक्शन देख रहे हैं इन केस ऑफ ईस्ट। देखो बस फाइनल प्रोडक्ट याद रखना है आपको और कुछ भी नहीं याद रखना है। तो देखो यहाँ शुरुआत कहाँ से हुआ, तो शुरुआत तो यहीं से होगा C6H12O6 से। ये कहाँ चलेगा, तो साइटोप्लाज्म में जाएगा। अब कैसे कैसे आया वो सब पता है ना, न्यूट्रिशन पढ़ चुके हो, ट्रांसपोर्टेशन भी थोड़ा सा समझा चुके हैं हम। तो साइटोप्लाज्म में यहाँ देखो ऑक्सीजन का प्रेजेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वो अगर है तब भी चलेगा, नहीं है तब भी चलेगा। वैसे बेसिकली थोड़े बहुत ऑक्सीजन का प्रेजेंस होता है यहाँ पे। तो यहाँ रिजल्ट क्या बनता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ C3H4O3 दैट इज पाइरुवेट, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट। ये पाइरुवेट बन गया। अब इस पाइरुवेट का रिएक्शन होगा, यानी 2 मॉलिक्यूल ऑफ C3H4O3 का रिएक्शन होगा, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होगा। ये पूरा का पूरा प्रोसेस कहाँ चलने वाला है, साइटोप्लाज्म में। तो अभी भी प्रोसेस कहाँ चलेगा, साइटोप्लाज्म में। और यहाँ जरूर लिखेंगे हम कि ऑक्सीजन एब्सेंट है। और अब क्या बनेगा, तो देखो C2H5OH है ना, इसके 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, प्लस 4 हो गया ना, कार्बन 6 कार्बन 4, यानी 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 भी बन जाएंगे और 2 ATP बन जाएंगे। देखो हमें कार्बन को बैलेंस रखना है, ठीक है। तो देख लो यहाँ कार्बन 4 हो गया ना, यहाँ कार्बन 6 हैं, तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ निकाल दो, ठीक है। तो बाकी सब बैलेंस हो गया, आप देख लेना खुद से। तो ये निकलता है, इसे हम बोलते हैं इथाइल अल्कोहल, ठीक है ना। तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल अल्कोहल निकल गया। अब देखो यहाँ याद करने वाला पॉइंट क्या है कि इसके 2 प्रोडक्ट निकले, देखना ध्यान से। पहला प्रोडक्ट निकला C2H5OH यानी इथाइल अल्कोहल, और दूसरा जो प्रोडक्ट निकला वो CO2। ATP तो यूज हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। अब देखो इन दोनों का ना इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए फैक्ट्रीज वगैरह में यूज होता है, और इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अब देखो ये जो प्रोसेस है ना ईस्ट में, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसे फर्मेंटेशन भी बोलते हैं हम। अगर आपको पता हो तो ये फर्मेंटेशन ही चल रहा है। अब फर्मेंटेशन में देखो क्या होता है, इसे ना आप देख भी सकते हो घरों पे भी करके। क्या करो ना, जूस मिलते हैं ना, वो ऑरेंज के जूस ले आओ, ठीक है। उसे क्या करो, ग्लास में रख दो, यानी कि एक कांच का ग्लास लो और उसमें रख दो, ठीक है ना। और उसे क्या करो कि एक टेम्परेचर वाले जगह पे यानी धूप में जाकर छोड़ दो, और थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, 2-3 घंटे के लिए छोड़ दो उसे, फिर वापस लेके आओ। देखना उससे जब स्मेल करोगे ना, उससे एक बैड स्मेल आएगा, लगेगा अल्कोहल टाइप एक स्मेल आएगा, फॉल स्मेल आएगा। या यूँ कहो ना कि अगर आप जाते हो जूस पीने कहीं मार्केट में, अगर उसने पहले से ही वहाँ जूस बना के रखा हुआ है तो आप पीना पसंद करोगे? बिल्कुल नहीं। आप बोलते हो अभी बनाओ और अभी दो। कारण वही है कि जो पहले से रखा हुआ है ना, तो वहाँ फर्मेंटेशन हो चुका है, और फर्मेंटेशन होने के बाद वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया है, तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ देखना कि इसके जो 2 प्रोडक्ट बने ना, इन दोनों का यूज है। कहाँ यूज है, तो देखो जो अल्कोहल है ना, इस अल्कोहल का यूज होता है ना ब्रेड इंडस्ट्री में, केक इंडस्ट्री में, है ना, यानी इसे बेकिंग इंडस्ट्री बोलते हैं। तो इसका यूज होता है बेकिंग इंडस्ट्री में, जहाँ बनते क्या हैं, तो ब्रेड या केक बनता है, ठीक है ना। अब देखो, ओ सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, यहाँ CO2 कर दो, है ना, यहाँ कर दो C2H5
OH। देखोगे ध्यान से, तो CO2 का यूज़ हो रहा है बेकिंग इंडस्ट्री या ब्रेड इंडस्ट्री में, और इसका जो यूज़ हो रहा है इसका ब्रीविंग इंडस्ट्री में हो रहा है, जहाँ क्या बनते हैं तो वाइन बनते हैं। वाइन, बियर जो भी समझते हो ना, जिसमें अल्कोहल प्रेजेंट हो, क्योंकि देखो ये अल्कोहल है, ठीक है, तो अल्कोहल तो बेसिकली शराब में ही प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे बनता है। अब देखो समझना इस बात को, CO2 से ये बेकिंग इंडस्ट्री में काम कैसे करता है। आपने देखा होगा कि ब्रेड हो या केक हो, वो क्या होते हैं, फ्लफ़ी होते हैं। फ्लफ़ी मतलब समझते हो ना, जिससे दबाओगे ना तो पूरा का पूरा दब जाता है। देखते हो ब्रेड कितना बड़ा सा होता है, दबाओ हाथ में बस छोटा सा आ जाता है। तो वो फ्लफीनेस जो होता है उसके अंदर, अगर उसे खोल के देखोगे, तोड़ के देखोगे, काट के देखोगे ना, उसमें ढेर सारे होल्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होंगे, जिसमें एयर स्पेसेस प्रेजेंट होंगे। द क्वेश्चन इज़ कि ये आता कहाँ से, है ना। क्वेश्चन ये है कि ये होल्स आते कहाँ से। तो देखो जब ब्रेड या केक बन रहा होता है, तो सबसे पहले जो उसके जो फ्लोर होते हैं उसमें ना हम ईस्ट का यूज़ करते हैं। ईस्ट का पाउडर आता है एक्चुअली मार्केट में, है ना, उसका यूज़ करते हैं। अब उसके यूज़ करने से क्या होता है, उसका फर्मेंटेशन होता है ब्रेड उस फ्लोर के साथ। उसमें शुगर वगैरह भी ऐड करते हैं, क्योंकि देखते हो एक टेस्ट भी आता है मीठा सा ब्रेड का। तो वहाँ पे उसका फर्मेंटेशन होता है, और वहाँ पे अल्कोहल के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होता है। और जब हम माइक्रोवेव ओवन में उसे हम मतलब एक तरह से पकाते हैं, उसे हम ओवन में डालते हैं, तो उस समय क्या होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड या कोई भी गैस, आपको पता है ना कि जब हीट होता है तो एक्सपैंड होता है और ऊपर की ओर उठता है। तो वो एक्सपैंड होके ऊपर की ओर उठता है, और इसी के दरमियान क्या होता है कि वो है क्या, फ्लोर में, यानी वो जो गुथा हुआ आटा है उसमें वो फंसा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, वो निकलना चाहेगा। तो निकलने के क्रम में क्या करेगा, वहाँ पे होल्स बनाते हुए वो जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है निकल जाएगा। रन समझ में। और जो अल्कोहल्स होते हैं ना, वो सब भी वेपराइज हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ अल्कोहल का यूज़ नहीं करना हमें। ब्रेड में थोड़ी ना हमें अल्कोहल मिलेगा, रन समझ में। नहीं तो अगर ब्रेड में अल्कोहल मिलना शुरू हो जाए तो फिर वाइन कौन फिर यूज़ करेगा, ब्रेड ही मार लेगा, है ना। तो देखो ध्यान से, तो ये जरूर याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ हो रहा है बेकिंग इंडस्ट्री, बेकिंग इंडस्ट्री में, जहाँ ब्रेड या केक बनते हैं। इट मेक्स द केक और ब्रेड फ्लफ़ी, क्या करता है, फ्लफ़ी बनाता है। दूसरा जो अल्कोहल है वो वाइन बनाने में यूज़ हो रहा है, तो ये आपको याद हो गया होगा। अब देखो दूसरा जो रिएक्शन है हमारे मसल्स का रिएक्शन है। तो देखो यही मैं लिखता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, ये आपने लिख लिया होगा। हाँ, तो देखना, इन केस ऑफ मसल से, तो देखो आगे का रिएक्शन तो सेम ही होने वाला है, तो मैं उसे वही लिख देता हूँ, C6H12O6। ये हो गया हमारा साइटोप्लाज्म, बना क्या, 2 मॉलिक्यूल ऑफ C3H4O3। अब ये जो 2 मॉलिक्यूल ऑफ C3H4O3 है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा तो बिल्कुल नहीं जाएगा। देखो हम ह्यूमन के केस में हैं, लेकिन फिर भी माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर नहीं करवाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है। अब ऑक्सीजन की कमी हुई कहाँ से, तो देखो जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे थे ना, वहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा यूज्ड अप हुआ, क्योंकि हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत थी, ठीक है। और वहाँ पे जो मतलब इनकमिंग है वो उतना ही कांस्टेंट है, तो वहाँ पे धीरे धीरे ऑक्सीजन की क्या हो गई, कमी हो गई। अब कमी हो गई, लेकिन फिर भी एनर्जी तो थोड़ा बहुत प्रोड्यूस करना है ना, अब दौड़ते रहे उसके लिए। तो अब एनएरोबिक रेस्पिरेशन होना शुरू हो जाएगा उसी मसल सेल में, जहाँ पे पहले क्या हो रहा था, एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा था। अब जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो देखो क्या बनेगा, तो यहाँ पे बनता है लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला देखो क्या होता है, CH3CHOHCOOH, है ना, क्लियर है। और इसके भी तुम्हारे 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। हाँ ठीक है, तो इसके 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। अब देखो कार्बन को हम देख लेते हैं ज़रा सा, कार्बन कितने हो गए हैं, एक, ये 2 हो गया ना, सॉरी 1 2 3, 3 2 6, कार्बन बैलेंस्ड है ऑलरेडी, ठीक है ना। तो हम इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलवाएंगे, इसीलिए मैंने ऐड किया, ताकि आपको याद रहे कि ईस्ट वाले केस में कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होता है, लेकिन मसल्स के केस में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन नहीं होता है। तो सीधा सीधा ये लिख दिए, प्लस 2 ATP एनर्जी लिख दिए, तो बस 2 ATP ही एनर्जी बना। अब कितना दौड़ पाएंगे 2 ATP में, सोच के देखो, ठीक है ना, प्रॉब्लम तो होगा ही,
ठीक है ना। अब देखो ये जो लैक्टिक एसिड है इसका भी अब यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन बनेगा इस लैक्टिक एसिड से, ये है क्या, सो दिस इज लैक्टिक एसिड। अब देखना यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड इन मसल सेल्स causes मसल क्रैम्प्स। देखो मसल्स कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा पेन करने लगता है अंदर से जैसे कसा सा गया है ना, तो उसको क्रैम्प बोलते हैं हम। सो यहाँ पे ये लैक्टिक एसिड की वजह से ही होते हैं मसल्स क्रैम्प। और ये कब होगा, तो जब हम विग्रेस एक्सरसाइज करेंगे ना तब ये रिएक्शन चलेगा इन केस ऑफ मसल सेल्स ड्यूरिंग विग्रेस एक्सरसाइज। ठीक है, मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये सब रिएक्शन होगा और मसल सेल्स की वजह से ये लैक्टिक एसिड बनेगा विच कॉजेज मसल क्रैम्प। अब इससे बचने का क्या उपाय है इस मसल क्रैम्प से, तो देखते होगे इससे बचने का होता है ना हॉट वाटर वॉथ, है ना, ये मसाज। क्या करते हैं कभी कभी देखते हो ना पैर बहुत ज़्यादा दुख रहा होता है किसी का, बाहर से आ रहा है बहुत ज़्यादा चल के, तो बोलते हैं गर्म पानी दे देते हैं, उसमें बोलते हैं पैर को रख लो तो आराम मिलेगा या थोड़ा सा धो लो। तो उससे देखो होता क्या है ना कि वहाँ पे जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है वो पानी से जब हम धोते हैं तो ब्लड की वो जो ब्लड वेसल्स की जो वैस्कुलैरिटी होती है ना वो थोड़ी बढ़ती है और वहाँ उसकी वजह से ब्लड का सप्लाई बढ़ता है। अब जब सप्लाई बढ़ता है तो ऑक्सीजन का भी सप्लाई बढ़ेगा दोबारा से, और जब दोबारा से ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ेगा तो फिर दोबारा से वहाँ एनारोबिक रेस्पिरेशन होना शुरू हो जाएगा और साथ ही साथ ये जो लैक्टिक एसिड कन्वर्टेड हो गए हैं ये ब्रेक हो जाएगा वापस से कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में। ठीक है ना, तो फिर ये क्रैम्प जो भी है वो क्रैम्प हमारा ठीक हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने देख लिया, इसके आगे क्या पढ़ना है। एनारोबिक रेस्पिरेशन हमने देख लिया, क्लियर है ना, ईस्ट का देख लिया, मसल्स का देख लिया, तो इतना तक ही हमें पढ़ना था एक्चुअली। ठीक है, बाकी देखते हैं हम लोग अब अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है ना, तो तब तक के लिए बाय। और आप क्या करोगे, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दोगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप एक्चुअली, ताकि नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। चलो ठीक है, बाय।